हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अध्याय 9 आज हमें देखना है। और इससे पहले मैंने आपके 8 चैप्टर करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। और हमारा हिस्ट्री का पूरा सीरीज चल रहा है जो कि आपका 6 से 12 तक का जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका भूगोल है वो मैंने 6 से 12 तक का पूरा करवाया हुआ है, और जो साइंस है मैंने 6 से 10 तक का करवाया हुआ है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। देखेंगे अध्याय 9। 1-2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। फिर कल से हम जो है क्लास 7th का हिस्ट्री देख लेंगे। तो चैप्टर का नाम देखिए, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। तो क्या है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री? तो इन तीनों के बारे में देखने को मिलेगा हमें। और एक छोटी सी कहानी दी हुई है, तो पहले इस कहानी को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। पहले क्या होता था, हर साल मेला लगता था, ठीक है। और मेला तब लगता था जब फसल आ जाती थी, उसके बाद के समय पे मेला लगता था आपका। तो स्टील के चमकदार बर्तन मिलते थे मेले में, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ मिलेंगी मेले में, सूख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े मिलेंगे मेले में, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। तो ये चीज़ें मेले में मिलती थी, और जगनी जब इनको देखती थी तो उसे ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं। वे चीज़ों का उन जगहों से खरीदारी करते हैं जहाँ वे चीज़ें बनाई जाती हैं, और फिर उन्हें मेलों में जगह जगह पर बेचते हैं। नॉर्मल बात है कि भाई जहाँ चीज़ें बनेंगी, मान लीजिए ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, तो क्या यहीं पे चीज़ें पूरी चीज़ें सेल हो जाएंगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ इस जगह पे चीज़ों को बेचा जाएगा। तो ये चीज़ रही आपकी। व्यापार और व्यापारियों के बारे में हमें जानकारी मिली है। जानकारी देख लीजिए क्या जानकारी मिली है। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर पर इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों पर मिली हुई हैं। यानी सीधी सी बात है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या किया जाता था? एक काले पॉलिश वाले जो बर्तन हैं, इनकी कटोरियाँ और थालियाँ खाना खाने के लिए यूज करी जाती होंगी। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे? यह अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। नॉर्मल बात है कि भाई यहाँ पे थाली कटोरी आपकी बन रही है, तो हर व्यक्ति यहाँ का तो थाली कटोरी खरीदेगा नहीं। उनका तो बिजनेस है, हर एक घर में आपको बनता हुआ सामान मिलेगा, ठीक है। तो वो अपनी जगह पे नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस चीज़ को बना रहा है। वो दूसरी जगह पे सेल किया जाएगा सामान, है ना। आगे देखिए, दक्षिण भारत में सोना मिलेगा आपको, मसाले मिलेंगे, खास तौर पर काली मिर्च कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि वे इसको काले सोना के नाम से बुलाते थे। एग्जाम में सीधा पूछता है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। काले सोने के चक्कर में लोग बाग कोयला लगा देते, नहीं, काला सोना काली मिर्च को बोला जाता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता हुआ। अब रोम काली मिर्च जाती थी, सोना जाता था साउथ से, ठीक है, और मसाले कीमती पत्थर वगैरह जो भी जाता था। तो वहाँ से जो सिक्के आते थे वो हमारे साउथ एरिया में मिले हुए हैं। आगे देखिए, व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो इस कविता को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित फुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्राट घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी संगम के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे मिले हुए हैं। गंगा और कावेरी की फसलें मिली हुई हैं। श्रीलंका से आए यहाँ पे खाद्यान्न मिले हुए हैं। म्यांमार की बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आए थे, सब चीज़ें यहाँ पे मिली हुई। चलिए देखिए, आगे व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज रखे, है ना। अब उन्हें जगह जगह जाना है, कहीं रोम जाना है,
कहीं जावा सुमात्रा जाएंगे, इंडोनेशिया साइड जाएंगे, तो उन लोगों ने क्या हुआ है, तरह तरह के जगह जगह अपने जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ अपना समुद्री रास्ता खोज रखा है। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अब देखिए इंडिया का नीचे का साइड नक्शा कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये रहा केरल, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात है। अब यहाँ पे कोई चीज़ जानी है तो केरल से ऐसे किनारे किनारे समुद्र के किनारे किनारे जाएगा और यहाँ सामान पहुँच जाएगा। लेकिन रोम साम्राज्य में जाना है तो इसको पार करेगा, इंडोनेशिया साइड जाना है तो इस खाड़ी को पार करेगा, है ना। तो डिपेंड करता था कि सामान कहाँ जाना है, उसी प्रकार से आपका समुद्री रास्ता होता था। नाविक मानसून हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी सीधी बात है, मानसून जिस साइड हवा चलेगी, जिस साइड मानसून रहेगा, उसी प्रकार से जहाज की यात्राएं करी जाती थीं। वे अफ्रीका तथा या अरब सिप के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब देखिए हवाओं के जरिए या मानसून के जरिए लोग कैसे पहुंचते थे, है ना। समुद्र पे इतने बड़े बड़े अपने कपड़े या फट्टे लगाए जाते थे। वे फट्टे लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, जब इस साइड से हवा एक साइड पड़ेगी तो दूसरी साइड, जिस साइड हवा का रुख है और जिस साइड हवा की दिशा है उस साइड जहाज़ चलना स्टार्ट होगा, है ना। उस साइड जहाज़ को धक्का लगेगा। जब इस साइड जब तेज हवा चलती है, आप खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, जिस साइड हवा की दिशा है उस साइड आपको धक्का लगता है। यही होता था, बड़े बड़े फट्टे बांध दिए जाते थे जहाज में। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। देखिए इधर पर जब इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल इधर पर नहीं है, पश्चिम बंगाल इस साइड है ना। इधर पे आपको गुजरात मिलेगा, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तो ये सब राज्य आपको इस साइड मिल जाएंगे, है ना। अब देखिए इधर पे इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। दक्षिणी भाग में आपका जो दक्षिणी भाग है, तटीय प्रदेश है, जो नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। अब बताइए आपकी कावेरी किस साइड बहती है, ये रहा इंडिया, कावेरी किस साइड बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस साइड आपकी चारों नदियाँ बहती हैं, पूर्व की साइड बंगाल की खाड़ी में। चलिए देखिए नदियों का तो जो आपका मैदानी इलाका होता है वो उपजाऊ होता है, बाढ़ की वजह से वो उपजाऊ होता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय प्रदेशों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुबेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया। देखिए कौन कौन थे मुबेंदार, तो ये आपके साउथ के साम्राज्य बताए हुए हैं, चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर, पांडे ये आपके साउथ के हैं, कर्नाटक, केरल तरफ, तमिलनाडु, केरल वगैरह है आपका जो हिस्सा। इन तीनों मुखियाओं ने अपने 2 सत्ता केंद्र बना रखे थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा बना रखा था और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। एक तो तट का हिस्सा कि भैया यहाँ माल आएगा, दूसरा अंदरूनी हिस्सा वहाँ पर रख लेंगे समेट के, है ना। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन था फुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा था पांडवों की राजधानी मदुरै, है ना। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चले आगे देखिए, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इनका ऐसा नहीं रहता था कि कर जो है आपका इतना लिमिट रहेगा, उपहार लेते थे। उपहार से क्या होता था भाई, जो है लोग बाग खुश हो गए तो ज़्यादा उपहार दे देंगे, है ना। कर एक लिमिट रहती थी। उपहारों से क्या होता था, इनका मेलजोल भी ज़्यादा बढ़ता होगा। कर में एक व्यापार वाला सिस्टम आ जाता है और गिफ्ट में व्यापार वाला सिस्टम नहीं आता, वो रिश्तेदारी वाला हो जाता आपका, दोस्ती यारी रिश्तेदारी, है ना। ये चीज़ हो जाती थी। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे
और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आसपास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों को तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाइयों की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, घोड़े, सोना, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे, है ना। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। चोल, चेर, पांडे भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट आपके बताए हुए हैं, फालतू का नहीं लिखा हुआ है ज़्यादा। तो सातवाहन आपका कहाँ का है? साउथ का है, सॉरी पश्चिम का है, पश्चिमी भारत में था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलसिद्धि द्वारा दान में किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता होता था। दक्षिणापथ, पथ मतलब रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। चलिए हम देखिए रेशम मार्ग की कहानी। तो ये और बढ़िया चीज़ है आपकी, रेशम मार्ग चीन से संबंधित है। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम आप कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े से, ठीक है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता था, सूत कताई होती थी उसकी, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ और कब हुआ? लगभग 7000 साल पहले हुए। इस तकनीक का उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उस रास्ते को हमने नाम दे दिया रेशम मार्ग या सिल्क रूट। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिल्क रूट। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। तो मानचित्र आप देख लीजिएगा क्योंकि पिछले चैप्टर में, ये चैप्टर का आपका PDF चैप्टर 9 का खुला हुआ है, तो पिछले चैप्टर में हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। आगे देखिएगा। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर हमें व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले क्या था? रास्ते पर जो है नियंत्रण कर लेंगे। अब क्या दिक्कत है? बड़ी जगहों पे खड़े हुए, ना कुछ करना ना करना, व्यापारी निकले, उनसे कर लिया, शुल्क लिया, तोहफे लिए, बस उनकी लुटेरों से सुरक्षा करी और जाने दिया, बस इतनी सी बात रहती थी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक। अब किन का नाम यहाँ आया है? यहाँ पे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। किनके? कुषाणों के। मथुरा आपका कहाँ है बताइए? मथुरा आपका यूपी में है, यानी अब नॉर्थ की बात हो रही है सिल्क रूट के मामले में, क्योंकि चीन भी तो हमारे नॉर्थ में है, ठीक है, हिमालय पार करके। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है।
फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर तथा रोमन साम्राज्य तक पहुँचाता है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सब एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, है ना। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते थे। किसका? सोने के सिक्कों का। बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। एग्जाम में पूछता है कनिष्क के बारे में। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध संगति जो है वो परिषदें जो आपकी बैठी थी वो एक कुषाण के समय पर हुई थी। कुषाण राजा कनिष्क के समय पर। इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वमेध घोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं सीधे से। देखिए मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। देखिए इधर पे आपका पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो अश्वघोष था वो किसके दरबार में था? तो आप क्या बताएंगे? कनिष्क के दरबार का कवि था, रचनाकार था। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। और अश्वघोष कहाँ रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का उदय हुआ, महायान। हीनयान महायान निकले आपको। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं थीं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। निर्वाण, मर गए थे तो उस चीज को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। देखिए इधर पे ये पीपल का पेड़ आपका बना हुआ है ना। और इधर पे ध्यान करते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, ध्यान करते हुए दिखाए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस चीज को दर्शाया जाता था। अब आगे क्या होता है इधर पर देखिए। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई गई मूर्तियां बुद्ध की। दूसरा जो परिवर्तन आया इधर पर बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन में, कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। कौन? बोधिसत्व। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ। पूरे आपके उपमहाद्वीप में हुआ था, ठीक है। इंडिया तक नहीं था इसका प्रसार, पूरे उपमहाद्वीप, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस चीज़ का प्रचार हुआ था बौद्ध धर्म का। जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी, पश्चिम और दक्षिण में, है ना। यहाँ पे पहाड़ों की मात्रा भी ज़्यादा है तो गुफाएं खोद दी गई थी। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई थी तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों में भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते होंगे, है ना। अब देखिए इधर पे बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। अब ये जो आपके राज्य या दिशाएं दी जाती हैं तो आप अपने पास एक मैप रखिए, एक तो इंडिया का और एक आपका वर्ल्ड का। तो कम से कम आप देखिए कि दक्षिण पूर्व में बता रहा है तो कौन कौन चीज़ बताएगा। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया किस स्थान पर है, इंडिया से कौन सी दिशा में है। तो इससे आपका मैप भी कंप्लीट होता जाएगा। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका भूगोल हो जाएगा कहाँ पे। अब देखिए इस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। देखिए कितना अंतर है, वो पीपल वृक्ष में दिखाया गया था और इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी बौद्ध की। ये आपकी कारले की गुफा महाराष्ट्र की दिखाई गई है। इस प्रकार से इतनी सुंदर गुफाएं बनाई जाती थी पत्थरों को काट के, है ना। अब देखिए इधर पे
देरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखिए आगे, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। जो तीर्थ यात्री आते थे, बाहर से लोग पता करने आते थे, व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब इधर पर देखिए, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री क्या करते थे? पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे तीर्थयात्री, स्त्री और पुरुष। अब देखिए इधर पे, इसी तरह भारत आज आप बताइए, मान लीजिए हम लोग ताजमहल देखने गए तो क्या करेंगे? ताजमहल देखने जाएंगे तो फ़ोटो खींच के लाएंगे, वीडियो बना के लाएंगे। आज की स्थिति मैंने बताई है आपको कि फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे। फिर जब हम अपने घर आएंगे तो जो लोग नहीं आए उनको बताएंगे कि अरे वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है। जब हम यात्रा करने जाते हैं तो वही चीज़ पहले थी कि जो तीर्थयात्री आते जाते थे वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, जानकारियों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध था। फासियन काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले भारत आया था। सुएनसंग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। बौद्ध धर्म प्रचलित था तो लोग बाग देखने आए कि आखिर क्या है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने चीज़ें डायरी में लिख लेते थे। मोबाइल तो था नहीं इनके पास कि भाई रिकॉर्ड कर लें या फ़ोटो खींच लें। आज के समय में हम लोग डायरी लेके नहीं चलेंगे। आज के समय में हम लोग क्या करेंगे? तुरंत वीडियो, तुरंत फ़ोटो, तुरंत सेल्फी हो जाएगी आपकी। ताजमहल के आगे खड़े हो गए, एक साइड चेहरा, एक साइड आपका फ़ोटो में क्या रहेगा, इस साइड आपका ताजमहल, इस साइड चेहरा, कि भाई हम लोग देखो ताजमहल देखने आए, है ना। तो पहले लोग वह क्या करते थे? डायरी लिए रहते थे, तुरंत लिख दिया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। पहले ये नहीं होता था आपका कि 4 दिन में आप पहुंच गए और आ गए, सालों लगते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें भी अपने साथ ले गए थे। कुछ किताबें मिली इन लोगों को, ले गए तो हर चीज़ के बारे में लिखते रहते थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा, तो इसकी बड़ी ऐसी कहानी है फासियन की। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ गया। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए कि समुद्र तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उनमें से माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंका, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी यात्रा दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने से उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। जावा पहुंचने में, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया साइड, वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद वह दूसरे जहाज़ पर चढ़कर चीन पहुंचा। तो ये थी इसकी फासियन की कहानी। सुएनसांग भूमार्ग से गया, चीन वापस लौटा। भूमार्ग इसने कौन सा अपनाया? उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया होकर ही गया। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियाँ की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से अधिक ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उससे खो गईं। जब सिंधु नदी पार करती उसकी नाव उलट गई तो 50 पांडुलिपियाँ इसकी खो गईं। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिए। अभी संस्कृत लिखता था, मतलब संस्कृत में लिखी हुई थी जो पांडुलिपियाँ ले गए, तो चीन वाले तो पढ़ नहीं पाते थे। जब चीन ले गया तो चीन वालों को जानकारी मिलनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो इसने क्या किया कि वो संस्कृत से फिर इसने चीन में अनुवाद किया, है ना। तो इतनी सारी पांडुलिपियाँ थीं, 600 से ज़्यादा। तो सब उसको पूरी चीनी भाषा में इसने एकत्र किया, अनुवाद किया। तो टाइम लग गया, पूरा समय निकल गया। नालंदा शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र।
नालंदा उस समय पे शिक्षा का केंद्र था अच्छा खासा। जो भी यात्री आता था तो नालंदा शिक्षा लेने भी जाता था, वरना इन लोगों को संस्कृत कैसे आएगी? शिक्षा लेंगे तभी तो संस्कृत में लिख पा रहे थे। xuanzang तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। नालंदा बिहार में है। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ की शिक्षा की योग्यता तथा बुद्ध में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं। नए आगंतुक आने वाले, ठीक है, से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू होता था कि भाई ये लोग आ रहे हैं और ये लोग नालंदा में प्रवेश करेंगे तो क्या सीधी सी बात है, द्वारपाल प्रश्न पूछेगा। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब भी द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 क्वेश्चनों का इनको जो है सही उत्तर 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 10 लोग आएंगे तो मुश्किल से 2 लोग ही उत्तर दे के अंदर जा पाते थे, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं होता था। अब नॉलेज नहीं है तो ये लोग क्यों अंदर जाने देंगे, क्योंकि उनका नॉलेज ही 0 है। बताइए, वो तो इंटरेस्ट वाली बात होती है ना कि अगर आपको बौद्ध शिक्षा में नालंदा में इंटरेस्ट है तो आप पहले से जानकारी इकट्ठे करके आएंगे। थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होगी। अब बिल्कुल नहीं है तो वो लोग अंदर नहीं आने देंगे। भीड़ कैसे इकट्ठा करेंगे? अच्छे जो आपके आज के कॉलेज हैं वो मेरिट के बच्चों को क्यों लेते हैं? बताइए, मेरिट वाले बच्चों को क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि उन भीड़ तो इकट्ठा करेंगे नहीं कि किसको भी भर लिया। बताइए आगे, चलिए आगे देखते हैं। भक्ति की शुरू हुआ। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं को शामिल किया गया। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा थी। देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था, जो हमारे अंदर मन से श्रद्धा थी। भक्ति का पथ सबके लिए खुला हुआ था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति को या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। क्या है, मानिए, भगवान को मानना है। उसमें जाति कहाँ से समझ में आ जाएगी भक्ति में? बताइए, कहाँ से अमीरी गरीबी? गरीब इंसान भी भगवान को मान सकता है, पूजा कर सकता है, और अमीर भी, और स्त्री पुरुष का भी ऐसा ही है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देने लगे। ये सही था आपका कि ईश्वर के प्रति लगन, मन से मानिए, दिखावे से नहीं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में आपको दर्शन देंगे जिससे भक्त उसे देखना चाहता है। अगर आप एक बच्चे के रूप में भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान आपको एक बच्चे के रूप में दर्शन देने आएंगे। इनका ये मानना था। अगर आप जानवर के रूप में भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान आपको जानवर के रूप में दर्शन देने आएंगे। चलिए देखिए आगे। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते थे या फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी के रूप में भी मिल जाएंगे आपको। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब ये लोग मूर्तियां तैयार करने लगे, किसकी? भगवान। भक्ति शब्द इनको कहाँ से मिला? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजन करना या हिस्सेदारी होना होता था। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है ना। यानी सीधी सी बात है, भगवान और भक्त के बीच बहुत ही खास संबंध।
आगे देखिए, ये भक्त द्वारा लिखी गई कविता, कुछ नहीं है इस कविता में, आप पढ़ लीजिए, इसको छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। देखिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इधर से छोड़ दिया था हमने, इधर से देखिए, इधर से आगे क्या है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकार, शिल्पकार और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा की है। तो ये चीज़ भी आपकी हो गई। हिंदू पढ़ लीजिए कि आपका हिंदू जो है शब्द कहाँ से लिया गया है ना। तो इधर तो आप ख़त्म हो गया। इसको आप अन्यत्र में ईसा मसीह का उदय बताया गया है, तो इसको भी आप खुद से पढ़ना स्क्रीनशॉट लेके। 1 मिनट इसका देखिए, अब पूरा आ गया, इतने में आप लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पूरा आ रहा है ना, हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, उपयोगी शब्द। तो मैं आपको इकट्ठा नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी, ये जोड़े भी करवाए जाएंगे, ये उपयोगी शब्द भी आपके नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। जब इसका क्वेश्चन आंसर वीडियो आएगा, ये आपके क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, पूरे लिखित तरीके से कराए जाएंगे PDF के साथ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया है, अभी तक आप देख रहे हैं तो पसंद ही आया होगा, तो अच्छी खासी तरीके से लाइक कर दीजिए इसको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।